जय हिंद दोस्तों। सबसे पहले स्वागत है आप सभी का आज के नए वीडियो लेक्चर में। और आज के नए वीडियो लेक्चर में हम लोग पढ़ने वाले हैं 2011 का जनगणना। और 2011 की जनगणना के साथ साथ हम लोग इसी वीडियो लेक्चर में 2021 के जनगणना के विषय में भी जानेंगे। तो हम लोग क्लास को स्टार्ट करते हैं। इससे पहले दोस्तों, यदि आप इस चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। साथ ही साथ बेल आइकन को जरूर प्रेस कर लीजिए। और यदि आपको इस क्लास का PDF चाहिए तो उसके लिए आपको टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन करना चाहिए। वहाँ से आपको फ्री में PDF मिल जाएगा, आप वहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं। तो हम लोग क्लास को स्टार्ट कर लेते हैं। दोस्तों, जैसा कि आपको पता है, हम लोग इस वीडियो लेक्चर में 2011 की जनगणना के विषय में पढ़ने वाले हैं। तो उसको हम लोग स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले देखिए, विश्व स्तर पर जनगणना कहाँ हुआ था और कब किया गया था। ठीक है, 1749 में पहली बार जनगणना। आधुनिक विश्व में जनगणना कराने वाला देश स्वीडन है। ठीक है, यदि जनगणना के विषय में प्रश्न आए तो विश्व में सबसे पहले जनगणना कहाँ किया गया था, तो वह स्वीडन में किया गया था। और कब, तो 1749 में किया गया था। ठीक है, तो प्रश्न ऐसे भी आ सकता है कि प्रथम बार जनगणना कराने वाला देश कौन है, तो वह है स्वीडन। ठीक है, इसी तरह से उसके बाद हम देखते हैं 1790 में 10वीं जनगणना की शुरुआत किस देश ने की, तो वह है अमेरिका ने। ठीक है दोस्तों, आपको इसमें थोड़ा सा कन्फ्यूजन जरूर क्रिएट होगा, तो उसको देखिए। सबसे पहले यह देखेंगे कि 1749 में जो जनगणना हुआ विश्व स्तर पर पहली बार, वह स्वीडन में हुआ। लेकिन वह 10 वर्षीय नहीं था, यानी 10 के कहने का प्रत्येक 10 वर्ष पर नहीं किया जाता था। ठीक है, उसका 10वीं जनगणना का शुरुआत जो पहली बार हुआ था वह 1790 में अमेरिका में हुआ। ठीक है, तो दो तरह से प्रश्न बन सकता है। पहला कि 10वीं जनगणना की शुरुआत विश्व में सबसे पहले कहाँ हुई, तो वो अमेरिका हो जाएगा। सीधे पूछा जाए जनगणना की शुरुआत विश्व में सबसे पहले कहाँ हुई, तो स्वीडन में। कब, तो 1749 में। ठीक है, इतना क्लियर होगा तो हम लोग आगे देख लेते हैं। आगे कहता है 1872 में भारत में जनगणना की शुरुआत किसके कार्यकाल में हुई, तो वह था लॉर्ड मेयो। ठीक है, तो ऐसे ही प्रश्न पूछा जा सकता है कि यानी भारत में 1872 में जो जनगणना हुआ था वह किसके कार्यकाल के दौरान हुई थी, तो वह हुआ था लॉर्ड मेयो के अनुसार। ठीक है, उसके अगला देखिए, 1881 में भारत में नियमित जनगणना की शुरुआत किसके कार्यकाल में हुआ, तो वह हुआ था लॉर्ड रिपन। ठीक है, तो हम ऐसे कह सकते हैं हम लोग कि 1872 में जो जनगणना हुआ वह नियमित रूप से नहीं हुआ था। ठीक है, नियमित रूप से जो होना स्टार्ट हुआ वह हुआ था 1881 से। उस समय जो कार्यकाल था वह लॉर्ड रिपन का था। ठीक है, तो प्रश्न यदि ऐसे आ जाए कि 1881 में भारत में नियमित रूप से जनगणना की शुरुआत किसके कार्यकाल में हुई, तो आप बताएंगे लॉर्ड रिपन। ठीक है, इसी तरह से अगला प्रश्न हम लोग देख लेते हैं। इसमें एक प्रश्न आया था जो 67वीं BPSC प्री का एग्जाम लिया गया था, तो उसमें एक ये प्रश्न आया था कि जनगणना की शुरुआत कब हुई। ठीक है, तो इसका आंसर हो जाएगा 1872, ऑप्शन में था भी, तो आप उसको एक बार जरूर देख लीजिएगा। ठीक है, जनगणना से ये प्रश्न आया था। इसके बाद हम लोग देखते हैं स्वतंत्र भारत की पहली जनगणना, यानी कहने का अर्थ भारत जब स्वतंत्र हुआ 1947 में, उसके बाद पहली बार जो जनगणना हुआ वह 1951 में हुआ। ठीक है, उस समय जनगणना आयुक्त जो थे वह RA गोपाल स्वामी थे। ठीक है, तो प्रश्न ऐसे आएगा, यदि स्वतंत्र भारत की पहली जनगणना कब हुई थी, तो 1951 में हुई थी। और उस समय के जो जनगणना आयुक्त कौन थे, तो आप कहेंगे RA गोपाल स्वामी। ठीक है, इसी तरह से हम लोग आगे देखते हैं। जनगणना संगठन केंद्रीय गृह मंत्रालय के अधीन कार्यरत है, जिसके उच्चतम अधिकारी जनगणना आयुक्त होते हैं। ठीक है, इस लाइन का कहने का अर्थ यह हुआ कि जनगणना संगठन जो है वह केंद्रीय गृह मंत्रालय के अंतर्गत काम करती है, और इसके जो उच्च अधिकारी होते हैं वह होते हैं जनगणना आयुक्त। ठीक है, जैसे स्वतंत्र भारत की पहली जनगणना 1951 के समय जो जनगणना आयुक्त थे वह कौन थे, RA गोपाल स्वामी। ठीक है, इसी तरह से आगे देखिए, इसमें दिया है 2011 की जनगणना भारत की 15वीं जनगणना और स्वतंत्र भारत की 7वीं जनगणना थी। ठीक है, कहने का अर्थ दोस्तों, भारत में जनगणना तो शुरुआत कब हो गया, 1872 में ही हो गया था। ठीक है, उसके बाद नियमित जनगणना 1881 में स्टार्ट हुआ। ठीक है, तो इसमें यह कहा जा रहा है कि भारत में जो जनगणना है 11वीं, कहने का अर्थ 2011 की जनगणना जो है भारत की जनगणना वह 15वीं जनगणना है,
और स्वतंत्र भारत की 7वीं जनगणना है। कौन सी जनगणना? 2011 की जनगणना। ठीक है, इसी तरह से आप ऐसे भी कह सकते हैं कि 2021 की जो जनगणना हुई थी, ठीक है, वह भारत की 16वीं जनगणना होगा और स्वतंत्र भारत की 8वीं जनगणना। ठीक है, तो इतना क्लियर हो चुका होगा। हम लोग आगे देखते हैं। आगे देखिए, इसमें जो दिया है, इसमें कहा गया है 2011 के जनगणना का शुभांकर प्रगणक शिक्षिका थी और इसका आदर्श वाक्य जो था वह था हमारी जनगणना हमारा भविष्य। ठीक है, एक बार रिपीट कर लेते हैं। 2011 के जनगणना का शुभांकर, मास कोड कह सकते हैं आप इंग्लिश में, प्रगणक शिक्षिका थी। आपको चित्र यहाँ पर दिख रहा होगा। और इसका आदर्श वाक्य जो था 2011 के जनगणना का वह था हमारी जनगणना हमारा भविष्य। ठीक है, आवर सेंस आवर फ्यूचर। इसी तरह से आगे देखिए, 2011 की जनगणना के समय जो जनगणना आयुक्त थे वह थे डॉक्टर सी चंद्रमौली। ठीक है, तो हम ऐसे प्रश्न यदि आता है कि 2011 का जनगणना जो हुआ था उस समय के जनगणना आयुक्त कौन थे, तो आप बताएंगे डॉक्टर सी चंद्रमौली थे। और 2011 की जनगणना में कुल 29 प्रश्न पूछे गए थे। ठीक है, तो ये पूछा जाए 2011 के जनगणना में कुल कितने प्रश्न रखे गए थे, तो आप बताएंगे 29 प्रश्न। जनगणना आयुक्त कौन थे? DC चंद्रमौली। ठीक है, डॉक्टर चंद्रमौली। इसके बाद देखिए, हम लोग थोड़ा सा 2021 की जनगणना के विषय में महत्वपूर्ण तथ्य को जान लेते हैं। 2021 की जनगणना 16वीं जनगणना, जैसे कि आपको थोड़ा देर पहले बताया गया था। ठीक है, तो उसको रिपीट करते हैं। 2021 की जनगणना 16वीं जनगणना के जनगणना आयुक्त श्री विवेक जोशी हैं। यानी कहने का अर्थ यह हुआ कि 2021 में जनगणना हुआ उस समय जो जनगणना आयुक्त हैं कौन है, तो श्री विवेक जोशी। उसका आदर्श वाक्य है, यानी 2021 की जनगणना के आदर्श वाक्य, जैसे हम लोग पढ़े थे 2011 की जनगणना का आदर्श वाक्य क्या है? हमारी जनगणना हमारा भविष्य। इसी तरह से 2021 की जनगणना का आदर्श वाक्य जन भागीदारी से जन कल्याण। क्या है? जन भागीदारी से जन कल्याण। ठीक है, इसके बाद देखिए, जिस प्रकार से 2011 के जनगणना में कुल 29 प्रश्न पूछे गए थे, इसी प्रकार से 2021 की जनगणना में 31 प्रश्न पूछेंगे। ठीक है, उसके बाद 2021 की जनगणना भारत में पहली डिजिटल है ना, यानी पहली बार डिजिटल जनगणना होगी। ठीक है, तो आपसे ऐसे प्रश्न पूछा जा सकता है। दोस्तों, हमेशा पहली बार जो होता है उसका प्रश्न हमेशा ही पूछा जाता रहता है। ठीक है, तो आपसे ऐसे पूछा जाएगा वह कौन सी जनगणना है जो पहली बार डिजिटल शुरुआत हुई थी। तो 2021 की जनगणना भारत में पहली बार डिजिटल रूप से शुरुआत हुई थी। ठीक है, तो आप ऐसे भी कह सकते हैं 2021 की जनगणना जो है वह डिजिटली जनगणना है। ठीक है, इतना क्लियर हो चुका होगा। तो हम लोग आगे देखते हैं। आगे देखिए, इसमें दिया गया है 2021 की, यहाँ पर 2011 लिखा हुआ है। ठीक है, क्योंकि 2011 की जनगणना के विषय में हमको जानना है। 2021 के विषय में हम लोग थोड़ा देर पहले जाने थे। तो देखिए, 2011 की जनगणना के अनुसार भारत की कुल जनसंख्या जो है 1,21,08,54,977 है। ठीक है, कितनी जनसंख्या? एक बार रिपीट कर लेते हैं। 1,21,08,54,977। ठीक है, आप इसको ऐसे भी कह सकते हैं शॉर्टेस्ट फॉर्म में 1,21,00,00,000। ठीक है, थोड़ा तो याद रखेंगे नहीं, याद रखने की जरूरत भी नहीं है, आप सीधे इसको याद रखेंगे 1,21,00,00,000। ठीक है, इस तरह से देखिए, जो इतना जनगणना है, ठीक है, जनगणना 2011 के अनुसार इतनी जनसंख्या हुआ, कितना? 1,21,00,00,000 समथिंग। ठीक है, वह विश्व की कुल जनसंख्या का 17.5% है। ठीक है, यह किसके अनुसार है? 2011 के जनगणना के डेटा के अनुसार। ठीक है, और इतने जनगणना जो मतलब 2011 के जनगणना जो हुआ उसमें 1,21,00,00,000 जो लोग थे, ठीक है, जनसंख्या, उसमें से दोस्तों हम क्या कर रहे हैं? 1,21,00,00,000 की बात कर रहे हैं, तो आप अप्रॉक्स ही समझिएगा। ठीक है, क्योंकि 8,54,970 को हम रिपीट नहीं कर रहे हैं। ठीक है, आपको अप्रॉक्स ही याद रखने हैं। तो देखिए, 1,21,08,54,970 जो जनसंख्या है 2011 के जनगणना के अनुसार, उसमें से 51.47% पुरुष है और 48.53% महिलाएं हैं। ठीक है, देखिए 2001 से 2011 के बीच भारत की जनसंख्या की 10 की वृद्धि जो रहा है वह 17.7% रही है। ठीक है, तो आपसे यह प्रश्न पूछा जाए
कि 2001 से, क्योंकि 10 की जनगणना है तो प्रत्येक 10 वर्ष पर ही होगा, ठीक है। तो 2011 में हुआ, इसका मतलब 2001 में भी हुआ होगा, ठीक है। तो 2001 से 2011 के बीच भारत की जनसंख्या की 10 की वृद्धि कितना रहा, तो आप बताएंगे 17.7%, ठीक है। और आपसे ऐसे प्रश्न पूछा जाए 2011 की जनगणना के अनुसार भारत में कुल कितने प्रतिशत पुरुष हैं, तो आप बताएंगे 51.47%। महिलाएं की बात आए तो 48.53%, ठीक है। इतना क्लियर हो चुका होगा। हम लोग आगे देख लेते हैं। आगे देखिए, कहा गया है 1911 से 1921 ईस्वी के दौरान भारत की जनसंख्या की 10 की वृद्धि ऋणात्मक यानी -0.31% हो गई, और यह भारत की जनगणना के इतिहास में पहली बार हुआ। यानी कहने का अर्थ यह होता है कि सामान्यतः 10 की जनगणना जब होती है तो जो पहले में हुआ रहता है वह 10 वर्ष के बाद जो जनसंख्या होती है उसमें कुछ न कुछ वृद्धि होती ही है, ठीक है। तो 1911 से 1921 के बीच जो जनगणना हुआ था, 10 की जनगणना, उसमें इतिहास में पहली बार ऐसा हुआ कि वह उसका जनसंख्या जो था या 10 की वृद्धि वह निगेटिव चला गया, ठीक है। जिस कारण 1921 ईस्वी को महान विभाजक वर्ग, है ना, क्या कहा था, महान विभाजक वर्ष, ईयर ऑफ द ग्रेट डिवाइड की संज्ञा दी गई, ठीक है। तो आपसे प्रश्न यह बन सकता है कि महान विभाजक वर्ष किसे कहा जाता है, ठीक है, या किसे कहा गया, तो आप बताएंगे 1921 को, ठीक है। क्यों? क्योंकि उस समय 10 की वृद्धि ऋणात्मक थी। कितना थी? -0.31%, ठीक है। तो हम लोग आगे देखते हैं। इसमें कहा गया है 2011 की जनगणना के अनुसार देश की कुल जनसंख्या में शहरी जनसंख्या 31.2% है, जबकि ग्रामीण जनसंख्या 68.8% है, ठीक है। तो एक बार रिपीट कर लेते हैं। 2011 की जनगणना के अनुसार देश की कुल जनसंख्या में शहरी जनसंख्या, ठीक है, यानी आप अर्बन कह सकते हैं, कितने हैं? 31.2%, जबकि ग्रामीण जनसंख्या यानी रूरल वह 68.8% है। इसी तरह से हम लोग आगे देखते हैं। इतना तो क्लियर हो चुका होगा। देखिए, अब हम लोग पढ़ लेते हैं जनसंख्या जो 2011 के अनुसार दिया गया था, उसमें सर्वाधिक जनसंख्या और न्यूनतम जनसंख्या वाले राज्य। आपको इतना जानकारी होगा क्योंकि अभी वर्तमान में 28 राज्य और 8 केंद्र शासित प्रदेश है। आइए, जो डेटा दिया गया है वह 2011 के जनगणना के अनुसार दिया गया है, ठीक है। तो सबसे पहले देखिए, सर्वाधिक जनसंख्या वाला जो राज्य है वह उत्तर प्रदेश है, यानी पहले नंबर पर। यदि आपसे पूछा जाए 2011 की जनगणना के अनुसार पहले नंबर पर जो राज्य है वह उत्तर प्रदेश है, और दूसरे नंबर पर जो है महाराष्ट्र है, ठीक है। पहले नंबर कौन से राज्य है जनसंख्या के आधार पर? तो वह उत्तर प्रदेश, दूसरे नंबर पर महाराष्ट्र है, ठीक है। उसके बाद देखिए, न्यूनतम जनसंख्या के अनुसार पहले नंबर पर जो राज्य है वह सिक्किम है, और दूसरे नंबर पर मिजोरम है, ठीक है। यदि आपसे यह प्रश्न पूछा जाए कि 2011 की जनगणना के अनुसार सबसे न्यूनतम जनसंख्या वाला राज्य कौन है, तो वह है सिक्किम, ठीक है। इसी तरह से केंद्र शासित प्रदेश में पूछा जाए, जैसे आपको थोड़ी देर पहले बताया गया था कि अभी वर्तमान में भारत में 28 राज्य और 8 केंद्र शासित प्रदेश है। इसी तरह से हम लोग जब यह देखें कि सबसे अधिक जनसंख्या वाले यानी सर्वाधिक जनसंख्या वाले राज्य कौन है, तो उत्तर प्रदेश आया था, और दूसरे नंबर महाराष्ट्र, और इसी प्रकार से न्यूनतम जनसंख्या वाले राज्य सिक्किम और मिजोरम है। इसी तरह से केंद्र शासित प्रदेश में भी होगा। तो केंद्र शासित प्रदेश में जो सर्वाधिक जनसंख्या वाला राज्य है, यानी कहने का केंद्र शासित प्रदेश है, वह है दिल्ली, और सबसे न्यूनतम जनसंख्या वाला केंद्र शासित प्रदेश लक्षद्वीप है, ठीक है। इसी तरह से हम लोग आगे देखते हैं। अब 10 की वृद्धि के विषय में भी देख लेते हैं, क्योंकि प्रत्येक 10 वर्षों पर जनगणना होती है तो उसमें कितना 10 की वृद्धि होता है उसको भी देखते हैं, ठीक है। तो देखिए, सर्वाधिक 10 की वृद्धि वाला जो राज्य है वह है मेघालय 27.9% के साथ, और दूसरे नंबर पर जो है अरुणाचल प्रदेश 26% के साथ, ठीक है। इसी तरह से सबसे न्यूनतम 10 की वृद्धि वाला राज्य नागालैंड, इसमें ऋणात्मक में हो गया था, यानी -0.6%, ठीक है। उसके बाद हम लोग देखते हैं केंद्र शासित प्रदेश। तो सर्वाधिक 10 की वृद्धि वाला जो केंद्र शासित प्रदेश है वह है दादरा एवं नगर हवेली, कितने प्रतिशत के साथ? 55.9% के साथ, ठीक है। और न्यूनतम 10 की वृद्धि वाला जो केंद्र शासित प्रदेश है वह है लक्षद्वीप 6.3% के साथ, ठीक है। इसी तरह से हम लोग आगे देखते हैं। अब देखते हैं जनसंख्या घनत्व, ठीक है। तो पहले हम लोग यह देख लेते हैं कि जनसंख्या घनत्व होता क्या है, ठीक है। तो जनसंख्या घनत्व का तात्पर्य प्रति वर्ग किलोमीटर में निवासित औसत जनसंख्या से है,
ठीक है। यानी ये कह रहा है कि प्रति वर्ग किलोमीटर में जितने व्यक्ति निवास करते हैं उससे जनसंख्या घनत्व का तात्पर्य है। ठीक है। 2011 की जनगणना के अनुसार भारत का जनसंख्या घनत्व जो था वह था 382 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर। ठीक है। तो जनसंख्या घनत्व तो आपको समझ में आ गया होगा, यानी प्रति वर्ग किलोमीटर में जितने व्यक्ति निवास करते हैं उसको हम लोग जनसंख्या घनत्व से दर्शाते हैं। ठीक है। यानी जितने प्रति वर्ग किलोमीटर में जितने व्यक्ति निवास करते हैं उसको हम लोग क्या करते हैं, जनसंख्या घनत्व कहते हैं। ठीक है। आप ऐसे भी समझ लीजिए, मान लीजिए 1 वर्ग किलोमीटर के अंतर्गत एक राज्य में 200 व्यक्ति रहते हैं, वही दूसरे राज्य में 1 वर्ग किलोमीटर के अंतर्गत 300 व्यक्ति रहते हैं। तो जनसंख्या घनत्व किसका होगा, दूसरे राज्य में जिसमें 300 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर में निवास करते हैं। दूसरा उदाहरण ले लेते हैं। मान लीजिए एक ऐसा गांव है जिसमें 200 व्यक्ति रहते हैं। ठीक है। और वही दूसरे गांव में काफ़ी घनी आबादी रहने के कारण 300 व्यक्ति प्रति वर्ग मीटर के अंतर्गत निवास करती है। तो क्या होगा, दूसरे गांव की जनसंख्या घनत्व ज़्यादा होगा क्योंकि वहाँ 300 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर के अंदर में ही रहती है। ठीक है। इस तरह से ज्ञात किया जाता है। तो इसके बाद देखिए, वैसा राज्य जो सर्वाधिक जनसंख्या घनत्व वाला है वह है बिहार। यानी बिहार में प्रति वर्ग किलोमीटर में 1106 व्यक्ति निवास करते हैं। उसके बाद दूसरे नंबर पर जो है सर्वाधिक जनसंख्या घनत्व वाला राज्य वह पश्चिम बंगाल है, 1028 प्रति व्यक्ति वर्ग किलोमीटर के साथ। ठीक है। उसी प्रकार से आप देख सकते हैं न्यूनतम जनसंख्या घनत्व वाला जो राज्य है वह अरुणाचल प्रदेश है, 17 व्यक्ति के साथ। उसके बाद दूसरे नंबर पर जो है वह मिजोरम है। ठीक है, 52 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर में निवास करते हैं। ठीक है। उसके बाद हम लोग देखते हैं केंद्र शासित प्रदेश को। ठीक है। तो आप देखिए सर्वाधिक जनसंख्या घनत्व वाला जो केंद्र शासित प्रदेश है वह दिल्ली है, क्योंकि दिल्ली में काफ़ी लोग निवास भी करते हैं। देखिए इनका काफ़ी ज़्यादा जनसंख्या घनत्व है, 11,320 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर के अंतर्गत निवास करते हैं। ठीक है। इसी प्रकार से आप देख पाएंगे जो न्यूनतम जनसंख्या घनत्व वाला केंद्र शासित प्रदेश है वह है अंडमान निकोबार द्वीप समूह। इसमें 46 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर के अंतर्गत निवास करती है। ठीक है। अब हम लोग देखते हैं लिंग अनुपात। ठीक है। तो सबसे पहले समझते हैं लिंग अनुपात क्या होते हैं। ठीक है। तो आपको लिंग तो समझ में आता होगा, स्त्रीलिंग पुल्लिंग। ठीक है, महिला पुरुष ऐसे भी कह सकते हैं। देखिए तो प्रति 1000 पुरुषों की तुलना में स्त्रियों की संख्या को लिंगानुपात कहते हैं। ठीक है। यानी इसको कैसे ज्ञात किया जाता है, तो स्त्रियों की संख्या बट्टे पुरुषों की संख्या गुना यदि हम लोग उसको 1000 के साथ कर देते हैं तो क्या निकलता है, लिंग अनुपात निकलता है। ठीक है। तो क्या करेंगे, स्त्रियों की संख्या बट्टे में रखेंगे पुरुषों की संख्या, गुना करेंगे 1000 से। ठीक है। तो वैसी स्थिति में 2011 के जनगणना के अनुसार 943 आया था। ठीक है। यानी प्रति 1000 पुरुषों पर 943 महिलाएं हैं। ठीक है। इसको हम लोग लिंगानुपात कहते हैं। ठीक है। निकालने का तरीका आपको समझ में आ ही गया होगा, स्त्रियों की संख्या बटे पुरुषों की संख्या गुने 1000। ठीक है। तो हम लोग अब राज्य को देखते हैं। जो सर्वाधिक लिंगानुपात वाला राज्य है वह केरल है और दूसरे नंबर पर है तमिलनाडु। ठीक है। इसी तरह से आप देख पाएंगे न्यूनतम लिंगानुपात वाला राज्य कौन है, हरियाणा। ठीक है। अब हम लोग केंद्र शासित प्रदेश को देख लेते हैं। केंद्र शासित प्रदेश में सर्वाधिक लिंगानुपात वाला जो केंद्र शासित प्रदेश है वह पुडुचेरी है और न्यूनतम लिंगानुपात वाला जो केंद्र शासित प्रदेश है वह है दमन व द्वीप। ठीक है। तो आपको लिंग अनुपात समझ में आ गया होगा। तो हम लोग आगे देखते हैं। अब दोस्तों देखिए शिशु लिंगानुपात को देख लेते हैं। ठीक है। अभी हम लोग लिंगानुपात देखें, अब देखते हैं शिशु का जो होता है लिंगानुपात उसको भी देख लेते हैं। तो जन्म से लेकर के 6 वर्ष की आयु तक प्रति 1000 बालकों की संख्या की तुलना, यानी कह रहा है कि जब शिशु लिंगानुपात होगा तो किसका निकाला जाएगा, 0 से 6 वर्ष के बालक बालिकाओं के साथ। ठीक है। तो इसमें कह रहा है जन्म से लेकर 6 वर्ष की आयु तक की प्रति 1000 बालकों की संख्या की तुलना में इसी आयु वर्ग में बालिकाओं की संख्या के साथ, है ना, अनुपात को लिंग अनुपात यानी शिशु लिंगानुपात कहते हैं। ठीक है। तो इसमें कितने वर्ष के बच्चे आएंगे, 0 से 6 वर्ष के। ठीक है, बालक और बालिकाओं। तो शिशु लिंगानुपात निकालने का तरीका क्या है, फॉर्मूला तो देखिए उसको, बालिकाओं की संख्या 6 से
यानी 0 से 6 वर्ष की, और नीचे में हो जाएगा बट्टा में बालकों की संख्या 0 से 6 वर्ष की गुण 1000 कर देंगे। ठीक है, तो 2011 के जनगणना के अनुसार जब शिशु लिंगानुपात निकाला गया 0 से 6 वर्ष के बच्चों के लिए, तो वह आया था 919। ठीक है, कितना आया था? 919, यानी लिंगानुपात से भी कम था शिशु लिंगानुपात। ठीक है, तो इस तरह से देखिए राज्य में जो सर्वाधिक लिंगानुपात वाला यानी शिशु लिंगानुपात वाला राज्य है वह है अरुणाचल प्रदेश, और दूसरे नंबर पर है जो सर्वाधिक शिशु लिंगानुपात है वह है मिजोरम में। ठीक है, इसी तरह से न्यूनतम शिशु लिंगानुपात वाला जो राज्य है वह हरियाणा, और दूसरे नंबर पर है पंजाब। ठीक है, उसके बाद देखिए केंद्र शासित प्रदेश में सर्वाधिक शिशु लिंगानुपात है वह है अंडमान निकोबार द्वीप समूह, और न्यूनतम शिशु लिंगानुपात वाला केंद्र शासित प्रदेश जो है वह है दिल्ली। ठीक है, इसी तरह से आप देखिए, आप देखते हैं साक्षरता। ठीक है, तो सबसे पहले हमको यह जानना होगा साक्षरता होता क्या है। ठीक है, तो दोस्तों देखिए ये एनसीईआरटी के बुक के अकॉर्डिंग डेफिनेशन लिखा गया है, यानी 7 वर्ष और उससे अधिक का जो व्यक्ति किसी भाषा को समझ सकता हो और उसे लिख या पढ़ सकता हो साक्षर कहलाता है। ठीक है, एक बार रिपीट करते हैं डेफिनेशन को। 7 वर्ष और उससे अधिक का जो व्यक्ति किसी भाषा को समझ सकता हो और उसे लिख या पढ़ सकता हो साक्षर कहलाता है। ठीक है, तो इसको निकालने का फॉर्मूला देखिए, साक्षरों की संख्या बट्टा में 7 प्लस आयु वाली जनसंख्या, यानी 7 वर्ष से अधिक आयु वाली जनसंख्या गुने 100। तो इससे क्या निकलता है? साक्षरता दर। तो कितना निकला था 2011 में? वह निकला था 74.04%। ठीक है, तो आपसे यह पूछा जाएगा 2011 के जनगणना के अनुसार भारत में साक्षरता दर कितनी है, तो आप बताएंगे 74.04%। ठीक है, इसी तरह से देखिए सर्वाधिक साक्षरता वाला राज्य जो है वह केरल है 94%, और उसके बाद दूसरे नंबर पर है वह मिजोरम है 91.3% के साथ। ठीक है, और न्यूनतम साक्षर वाला राज्य जो है वह है बिहार 61.8% के साथ, और दूसरे नंबर पर जो है न्यूनतम जनसंख्या मतलब साक्षरता दर वाला राज्य वह है अरुणाचल प्रदेश 65.4% के साथ। ठीक है, और केंद्र शासित प्रदेश में देखें तो सर्वाधिक साक्षरता दर वाला जो केंद्र शासित प्रदेश है वह लक्षद्वीप है, उसका न्यूनतम साक्षरता दर वाला केंद्र शासित प्रदेश वह दादरा नागर हवेली है। ठीक है, तो साक्षरता समझ में आ गया होगा। ठीक है, अब हम लोग चलते हैं ग्रामीण और शहरी जनसंख्या के अंतर। ठीक है, देखिए ग्रामीण जनसंख्या और शहरी जनसंख्या। ठीक है, तो 2011 के जनगणना के अनुसार सर्वाधिक ग्रामीण जनसंख्या वाला राज्य जो है वह हिमाचल प्रदेश है। ठीक है, यानी हिमाचल प्रदेश में 90% लोग गांव में ही रहते हैं। ठीक है, उसके बाद देखिए सर्वाधिक जनसंख्या शहरी जनसंख्या वाला जो राज्य है वह है गोवा, यानी गोवा में काफ़ी लोग शहर में रहते हैं। ठीक है, उसके बाद देखिए न्यूनतम ग्रामीण जनसंख्या वाला जो राज्य है वह कौन हो जाएगा? गोवा, क्योंकि सर्वाधिक है तो उधर जाके क्या हो जाएगा? न्यूनतम बन जाएगा। और इसका सर्वाधिक ग्रामीण जनसंख्या वाला राज्य हिमाचल प्रदेश था। ठीक है, तो इसकी उसका न्यूनतम शहरी जनसंख्या वाला कौन हो जाएगा? हिमाचल प्रदेश ही होगा। ठीक है, क्योंकि कम लोग ही गाँव में रहेंगे। इसी तरह से आप देखिए केंद्र शासित प्रदेश सर्वाधिक शहरी जनसंख्या। ठीक है, कौन है? दिल्ली। केंद्र शासित प्रदेश में कहा जाए सर्वाधिक शहरी जनसंख्या वाला केंद्र शासित प्रदेश तो दिल्ली हो जाएगा। और ऐसे पूछा जाए न्यूनतम जनसंख्या यानी शहरी जनसंख्या वाला केंद्र शासित प्रदेश तो हो जाएगा अंडमान निकोबार द्वीप समूह। ठीक है, अब आगे देखिए, इसमें दिया गया है 2011 के जनगणना के अनुसार देश में अनुसूचित जाति यानी एससी की कुल संख्या 20.14%, यानी कहने का अर्थ 20.14 करोड़ है। ठीक है, तो एक बार रिपीट कर लेते हैं। 2011 की जनगणना के अनुसार देश में अनुसूचित जाति एससी की कुल संख्या 20.14 करोड़ है। उसके बाद देखिए सबसे ज़्यादा एससी जनसंख्या वाला जो राज्य है वह है उत्तर प्रदेश, और सबसे ज़्यादा एससी जनसंख्या प्रतिशतता यानी परसेंटेज के अनुसार जो है वह राज्य है पंजाब। ठीक है, तो आपसे यह पूछा जाए सबसे ज़्यादा एससी जनसंख्या वाला राज्य केंद्र शासित मतलब राज्य या केंद्र शासित प्रदेश, तो उसमें होगा राज्य उत्तर प्रदेश। और सबसे ज़्यादा एससी जनसंख्या प्रतिशतता के अनुसार, ठीक है, प्रतिशतता वाला राज्य तो हो जाएगा पंजाब। ठीक है, उसके बाद 2011 के जनगणना के अनुसार देश में अनुसूचित जनजाति यानी एसटी की कुल संख्या
10.43 करोड़ है। ठीक है, और सबसे ज़्यादा एसटी जनसंख्या वाला राज्य मध्य प्रदेश है। उसके बाद सबसे ज़्यादा एसटी जनसंख्या प्रतिशतता यानी परसेंटेज के अनुसार वह है लक्षद्वीप में रहता है। ठीक है, तो आगे देखिए, अब थोड़ा ही बचा हुआ है। इसमें दिया गया है नागालैंड, अरुणाचल प्रदेश, लक्षद्वीप, अंडमान निकोबार द्वीप समूह में कोई भी अनुसूचित जाति यानी एससी निवास नहीं करती है। आपको ये राज्य याद रखने हैं। ठीक है, जहाँ एससी जाति के लोग निवास नहीं करते हैं। उसके बाद पंजाब, हरियाणा, दिल्ली, चंडीगढ़, पुडुचेरी कोई भी अनुसूचित जाति जनजाति है ना, यानी ये सब जो आपको राज्य दिख रहे हैं। ठीक है, और ये केंद्र शासित प्रदेश, इसमें कोई भी अनुसूचित जाति जनजाति निवास नहीं करती है। जाति के लिए तो ये था है ना, नागालैंड, अरुणाचल प्रदेश, लक्षद्वीप, अंडमान निकोबार द्वीप समूह। और जनजाति पूछा जाए तो पंजाब, हरियाणा, दिल्ली, चंडीगढ़, पुडुचेरी, यानी यहाँ क्या करते हैं, कोई भी अनुसूचित जनजाति यानी एसटी निवास नहीं करती है। ठीक है, तो उम्मीद है आपको आज की वीडियो लेक्चर का सभी बात समझ में आ गया होगा। यदि नहीं आया तो आप एक बार वीडियो को दोबारा ज़रूर देख लीजिएगा। उम्मीद है दोबारा में आपको आसानी से समझ में आ जाए। दोस्तों, अब हम लोग क्या करते हैं, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को लगाते हैं। तो पहला प्रश्न देखिए, इसमें कहा गया है विश्व में जनगणना कराने वाला पहला देश कौन है। तो हम लोग पढ़े थे कौन है, वह है स्वीडन। ऑप्शन और 20 का राइट आंसर हो जाएगा। और इसी तरह से अगला प्रश्न देखिए, दूसरा प्रश्न है भारत में पहला जनगणना कब हुआ। तो वह हुआ था 1872 में, लेकिन नियमित जनगणना नहीं हुआ था। नियमित जनगणना 1881 में शुरुआत हुआ। ठीक है, ऑप्शन में ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। फिर हम लोग देखते हैं अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 3 में, यानी स्वतंत्र भारत में पहली बार जनगणना कब हुई थी। तो वह हुई थी 1951 में। ठीक है, तो ऑप्शन में ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। फिर देखें तो 2011 की जनगणना के अनुसार भारत में पुरुषों की प्रतिशत है तो कितना है, तो वह 51.47%। यही महिला पूछा जाता तो होता 48.53%। ठीक है,